का हम सिर्फ उसी की बात कर, उसके बाद क्या है क्या नहीं डजंट मैटर। लेकिन टक्कर के क्षेत्र में प्लेटों का नेचर कैसा है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन, महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर। अब इसमें तो क्लियर है कौन नीचे जाएगा, महासागरीय प्लेट, चूंकि भार घनत्व ज्यादा है तो वो नीचे जाएगा। अब मान लीजिए कि ये महाद्वीपीय प्लेट है जिसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा है, तो ये मुड़ करके महासागरीय प्लेट से मिलेगा और महासागरीय प्लेट मुड़ते हुए गर्त का निर्माण करेगा। मान लीजिए कि ये समुद्र तल है, ठीक है। अब क्या होगा, इस पे वलन की क्रिया होगी, फिर से वही मैग्मा का निर्माण होगा। हाँ, अब जितना बढ़ाते जाइए बढ़ जाएगा, यानी कि तटीय क्षेत्र में गर्त का निर्माण, तटीय पर्वत के निर्माण की व्याख्या, किसी भी तटीय क्षेत्र में पर्वत, जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एंडीज और रॉकीज, और उसके बाद जो है पठार का निर्माण जो विपरीत दिशा में होगा गर्त के। अब यहां से चलेगा मैग्मा, तो हो सकता है कोई मैग्मा निकलते निकलते जो है यहां पे भी केंद्रीय उद्गार द्वारा ज्वालामुखी चोटी बन जाएगी। यहीं पे हो ना, ये चौथी बार पढ़ रहे होंगे ये चीज। हम एक शेर सुनाता हूं, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा। सजदा मतलब जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा आवाज। तेरा दिल तो सनम है आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आशना का मतलब होता है प्यार में पड़ जाना, तो तेरा दिल तो सनम है आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दो खुदा की एक साथ इबादत नहीं हो पाती है। चलिए हम लोग जब पढ़े थे ना ये चीज पहले भी, घनत्व जब पढ़ रहे थे, शुरुआत जब किए थे, तभी बताए थे कि 2.75 घनत्व होता है महाद्वीपीय क्षेत्र का और 3 होता है घनत्व महासागरीय क्षेत्र का। तो शायद आप उस क्लास में नहीं होंगे। एक चीज मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाह रहा था। तो मुझे एक मेरा मतलब स्टूडेंट रहा है बहुत पुराना, लेकिन तब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी। तुम कहाँ हरियाणा से आते हो क्या? यूपी का? अच्छा, बनारस का? बनारस वाले गांव का है? नहीं, मेरा एक स्टूडेंट है जो लिटरली मेरे भाई की तरह रहा है, वीरेंद्र नाम है उसका, हरियाणा। एग्जैक्टली तुम्हारा फेस सिमिलर है उसको, सिर्फ थोड़े बाल उसके कम है, तुम्हारे थोड़े ज्यादा है बस। तो मुझे लगा शायद कहीं, जबकि मैं उसके भाई को जानता हूँ, पूरी फैमिली को जानता हूँ, तो मुझे लगा शायद कहीं कजिन वजिन तो तुम नहीं हो उसके, जिसको शायद मैं नहीं जानता। एकदम एग्जैक्टली फेस उसका है। ये बिहारियों का लक्षण है अपने मन से जजमेंटल हो जाना, बगैर जाने दिमाग कम है दिमाग ज्यादा है। तो अब तो समझ में आ गया
तो कभी कभी कॉपी पलट लिया कीजिएगा तो चीजें याद रहेंगी। नहीं तो वही वाली बात होगी, सारी रामायण पढ़ गए, सीता किसका बाप है पूछ रहे हो। तो यहां पे हो गया महासागरीय और महाद्वीपीय टक्कर। अब आती है दूसरा महासागरीय महासागरीय टक्कर। तो महासागरीय महासागरीय टक्कर क्या हो रहा होगा? सागर में ही हो रहा होगा, यानी कि टक्कर जो एक्चुअल में हो रहा होगा कहीं पे सागर में हो रहा होगा। ये जो बना रहे हैं, ये जो बना है यही डॉट डॉट ना, सी लेवल, समुद्र तल। यहां पे भी वही चीज बना रहे हैं, समुद्र तल हो गया, ये समुद्र हो गया, ये पूरा भाग, ये स्थल भाग हो गया। यहाँ पे एक्चुअल में टक्कर होने जा रही है। तो जो टक्कर हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही स्थिति जनरेट होगी कि ये और ये मुड़ करके अंदर आएगा, सेम चीज होगी, गर्त का निर्माण होगा। ठीक है, ये क्या दिखाई देगा? कटक होगा या द्वीप होगा? तल जल के ऊपर आ गया है, राइट। इसको बोलते हैं महासागरीय पर्वत, जो जल के अंदर होगा। दोनों एक ही चीज है। कटक का मतलब होता है छोटी पहाड़ी, बहुत छोटी पहाड़ी। और जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं मध्य सागरीय कटक, वो ज्वालामुखी के जमाव से बन रहा है, ये अवसादों के वलन से बन रहा है, या टकराव से बन रहा है, इसको कह रहे हैं। नहीं, लेकिन इसको चापीय द्वीप बोलते हैं, इसको वलित पर्वत नहीं बोलते हैं। अब इस तीनों में अंतर बाद में हम बताएंगे कि इन तीनों में क्या क्या अंतर है। पहले तीनों में क्या क्या स्थिति होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? तटीय क्षेत्र में वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। ये पर्वत का निर्माण हो रहा है जिसको हम वलित, जैसे एंडीज और रॉकीज की हम बात कर रहे हैं। इसको चापीय द्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो जस्ट हम बात करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल स्तर, जो पठार वहां पे बनाता था, यहाँ पे उसको हम पठार नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? छिछले सागर का क्षेत्र हो जाएगा, राइट। सागर की गहराई कम होगी। ऐसा क्षेत्र जो है मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, जापान जैसे। और ये एग्जाम्पल जो है, ये जापान का एग्जाम्पल है, फिलीपींस का एग्जाम्पल है, या जितने भी वहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, क्यूरिल आइलैंड, ये सारे के सारे इसका एग्जाम्पल हैं कि यहाँ पे सागर और सागर की टक्कर हो, महासागरीय, दोनों महासागरीय प्लेट की टक्कर हो रही है। और टक्कर के दौरान जिस गर्त का निर्माण हो रहा है, और फिर उसके बाद उसमें कंप्रेशन हो रहा, संपीड़न बल के द्वारा दो आकृति की, छोटा द्वीप हो गया, ये बड़ा, जैसे हिमालय पर्वत को अगर पैसिफिक ओशन में डाल दिया जाए तो ज्यादातर भाग उसका क्या होगा? तल से नीचे चला जाएगा। और कुछ कुछ जो बड़ी बड़ी चोटियां होंगी डिस्टेंट रूप में दिखेंगी, एक अलग दिखेंगी, एक अलग दिखेंगी, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो एक ही पहाड़ है, एक संलग्न पहाड़ है, जिसकी कुछ चोटियां समुद्र तल से ऊपर आकर के द्वीप की शक्ल ले लेती हैं। क्लियर है? तो ये हो गया जापान का केस, ये हो गया एंडीज और रॉकी का केस। तीसरा जो केस है वो हिमालय का है, यानी कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। दो जैसे पैसिफिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट यहां तक महाद्वीप है और यहां समंदर है। तो जो टक्कर हो रही है एक्चुअल में कहां पे हो रही है? समंदर समंदर से हो रही है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा वो महासागर महासागर की टक्कर के रूप में दिखाएगा। क्लियर है हम लोग? अब तीसरा है दो महाद्वीपों का टक्कर, यानी कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनमें से।
अच्छा, पहले इसमें आते हैं कि सागर महासागर और महासागर के टक्कर में दोनों प्लेट बराबर घनत्व के हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, अब नीचे कौन जाएगा? किसी का नहीं होगा, चूंकि दोनों महासागरीय हैं तो दोनों का बराबर होगा। और वो इंक्लिनेशन किस बात पे डिपेंड करेगा? नहीं, मोटाई तो दोनों के बराबर होगी लगभग। आकार पे डिपेंड करेगा। जो यदि बड़ा होगा, वो बड़ा होने के कारण मोमेंटम ज्यादा जनरेट करेगा, संवेग ज्यादा जनरेट करेगा, भार ज्यादा होगा, तो वो इंक्लाइंड होकर के, जैसे सपोज कीजिए कि बड़ा होगा, तो एज ए लेमैन देखते हैं कि एक छोटा है तो छोटा में उभार आया, ढाल बना, एक बड़ा में उभार आया, थोड़ा सा ही ढाल बना, लेकिन चूंकि लंबाई के कारण उसका ढाल क्या हो जाएगा, जो इंक्लिनेशन तुम बात कर रहे थे वो ज्यादा हो जाएगा, और उसका भार भी ज्यादा है तो वो प्रविष्ट करेगा। लेकिन सबडक्शन में अंतर होगा, दोनों के प्रविष्टन में अंतर होगा, उस पर हम बात करेंगे। जैसे अभी हम बात करेंगे मरियाना ही डीपेस्ट क्यों है, कोई और क्यों नहीं है डीपेस्ट, हिमालय ही उच्चतम पहाड़ क्यों है, रॉकीज क्यों नहीं है, या जापान को हम पहाड़ क्यों नहीं कहते हैं, हिमालय पे एक भी ज्वालामुखी चोटी क्यों नहीं है, जबकि रॉकीज पे मिल जाएगा, एंडीज पे मिल जाएगा, जापान में मिल जाएगा। तो ये सब थोड़ी टेक्निकलिटीज है जो बहुत केक वॉक है, लेकिन एक्चुअल में पहले ये समझना है हमको। तो उसमें सबडक्शन उस प्लेट का होगा जो बड़े आकार का होगा, जो भारी होगा, अपने आकार के कारण जो भारी होगा उसका प्रविष्टन होगा, वो अंदर जाएगा, और जो हल्का होगा, छोटा होगा, उसके ऊपर चापीय द्वीप का निर्माण होगा, जिसको हम ज्वालामुखी द्वीप भी कहते हैं, ज्वालामुखी चाप भी बोलते हैं, द्वीप नहीं, ज्वालामुखी चाप। अब वो क्यों कहते हैं, अभी हम नाम पे आएंगे। तीसरा होता है महाद्वीप। महाद्वीप तो सपोज कीजिए कि दो महाद्वीप एक दूसरे से दूर अवस्थित हैं, लोकेटेड हैं, और उनका फ्यूचर में कोलिजन होने जा रहा है, टक्कर होना है। तो अभी उन दोनों के बीच में कुछ चीज होगी, वो क्या हो सकती है, दोनों को अलग कर रही है, महासागरीय का भाग होगा, राइट। तो उन दोनों, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक कॉन्टिनेंट है और ये एक कॉन्टिनेंट है, तो इन दोनों को भविष्य में टक्कर होना, तो इस महासागरीय प्लेट को यहां से गायब होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। हटने की विधि क्या है, सबडक्शन ही है, एक ही है कि सबडक्शन है, यानी कि इन दोनों को टकराने के लिए इनका गायब होना जरूरी है। यानी कि जब भी दो महाद्वीप का टक्कर होगा, उससे पहले महाद्वीप और महासागर का टक्कर आवश्यक है। क्लियर है? यानी कि हर वो चीज होगी जो हमने पढ़ी महाद्वीप और महासागर के टक्कर की, और उसके बाद सपोज कीजिए कि ये वो कॉन्टिनेंट है और ये एक घड़ी के पास मेरा कॉन्टिनेंट है, राइट। अब इसमें जब जाता जाएगा तो ये क्या करेगा, इस कॉन्टिनेंट को भी अपने अंदर ले लेगा, राइट। तो जब महासागरीय और महाद्वीप की टक्कर होगी तो गर्त बनेगा, पर्वत बनेगा, पठार बनेगा। और जब कॉन्टिनेंट जाएगा तो उस गर्त को क्या करेगा, भर देगा। जो कॉन्टिनेंट ऊंचा है तो गर्त को भर देगा, पूरा नहीं भरेगा लेकिन ठीक ठाक गर्त भर देगा वो। तो जब गर्त भर देगा, उसी पे भविष्य में आपके गंगा का मैदान का निर्माण होगा। समझ रहे हैं? यानी कि गंगा का मैदान भूतकाल के गर्त पे स्थित है। हिमालय पहाड़ महाद्वीप के टक्कर से है, और पार हिमालय, जब हिमालय पड़े, उत्तरी पर्वतमाला पढ़ेंगे हम भारत में, तो उसमें दो पढ़ते हैं, पार हिमालय और हिमालय। तो पार हिमालय जो है, इसका मतलब है कि वो ओशन कॉन्टिनेंट से बना है, और हिमालय जो है कॉन्टिनेंट से बना है। क्लियर है? अब जब ये कॉन्टिनेंट जाएगा तो ये कॉन्टिनेंट है और ये कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट चूंकि हल्का होता है अपेक्षाकृत और थोड़ा मोटा होता है, तो इसका प्रविष्टन क्या हो जाएगा, आसान नहीं होगा, तो ये अटक जाता है यहाँ पे। और ये ओशनिक प्लेट जो है अंदर जाता जाता इसको खींचता है, एक समय आता है कि ये टूट करके इंडिपेंडेंटली अलग हो जाता है, और इस पर डबल लेयर बनाता है, दो कॉन्टिनेंट बन जाता है। क्लियर है? श्योर? मजे लेने के लिए कुछ पूछ देते हैं, सवाल पूछना मत छोड़ना उसकी वजह से, ठीक है?
तो तीनों हम लोग क्लियर हैं, महासागर महासागर, महाद्वीप महाद्वीप। अब इसमें प्रश्न आता है वही चीज, क्या अब तुम लोग सोच के रखना इस तीनों सवाल का जवाब। हम लोग ब्रेक लेते हैं कि मरियाना डीपेस्ट क्यों है, हिमालय सबसे ऊंचा क्यों है, और जापान को हम वलित पर्वत क्यों नहीं कहते हैं। तुम लोग सभी जानते हो, मैं सिर्फ सवाल पूछता जाऊंगा, जवाब देते जाओगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कुछ दे देते हैं दिमाग में चलाने की। कुछ सोचा? क्या सोचा? क्या बना उसमें? तुम भी बिहारी हो गया? हाँ, इसीलिए सब कुछ सोच लिए तुम। किसकी बात कर रहे हो तुम? हिमालय मजबूत है या कमजोर है? जब अवसादी चट्टान होगा किसी में ज्यादा मात्रा में तो वो कमजोर होगा, मजबूत नहीं होगा। हिमालय का निर्माण हुआ। नहीं, वो तो खत्म हो गया तब ये टकराया। वो खत्म होकर के लद्दाख रेंज, ये काराकोरम, कुल्लू श्यान, टिनियन श्यान, वो सब बनाया है वो कैलाश रेंज। ठीक है, नहीं ज्वालामुखी क्रियाएं हिमालय में है, लेकिन ज्वालामुखी चोटी नहीं है, दोनों में अंतर है। नहीं, इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो एक ही प्लेट है। इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग अलग नहीं है, तो यूरेशियन प्लेट भी हल्का भारी क्यों होगा? महाद्वीप महाद्वीप टकराया, ऊंचाई बढ़ गया। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने से क्या हो जाएगा? हिमालय सॉरी, बिहारियों का दिमाग है, पहुंच गया है वहां पे, लेकिन बहुत करीब हो गए हो तुम। अवसाद बना, यानी कि इसका अवसाद की मात्रा से संबंध है। सेम प्लेट तो उसमें ओशनुक में भी है। मेन सबसे पहला है कि अवसाद की मात्रा। अवसाद की मात्रा जिस किनारे पे जितनी ज्यादा होगी, वलन की क्रिया और उठाव उसका उतना आसान होगा। अब तीनों में देखते हैं अवसाद की मात्रा के स्रोत और अवसाद की मात्रा की चांसेस क्या क्या है। जब ओशन कॉन्टिनेंट टक्कर, ओशन टक्कर हो रही है तो दोनों अधिक घनत्व वाले हैं, राइट? तो अवसाद की मात्रा यहाँ पे क्या होगी? घर्षण के द्वारा कम होगी। स्रोत मात्र घर्षण है। जब ओशन कॉन्टिनेंट का कोलिजन हो रहा है तो ओशन जब कॉन्टिनेंट से टकरा रहा है तो टक्कर के दौरान अवसाद की मात्रा उससे थोड़ा ज्यादा होगा। और प्लस चूंकि करोड़ों साल की बात यह है तो यहां से अवसाद नदियां भी ला करके उसको भरेंगे, तो इसके लिए दो स्रोत हो गया। ओशन में क्या है? टक्कर केवल एक स्रोत है अवसादी चट्टानों का, जबकि ओशन कॉन्टिनेंट में टक्कर के में भी अवसादी चट्टान अपेक्षाकृत ज्यादा आएंगे, और उसके अतिरिक्त सालों हजारों साल से जो बह रही हैं नदियां, वो अवसाद ला करके उसमें अवसाद की मात्रा में वृद्धि कर देंगी।
तो इसीलिए जो तटीय क्षेत्र में वलित पर्वत बनता है, एंडीज हो या रॉकी हो, उसकी ऊंचाई भी काफी ठीक ठाक है। अब जब हम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 स्रोत हैं अवसाद की मात्रा के। एक तो ओशन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का टक्कर है, दूसरा दोनों ओर कॉन्टिनेंट है तो दोनों ओर से अवसाद की मात्रा आएगी। तो इसीलिए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की टक्कर से जो पर्वत बनते हैं उसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। क्लियर है? अब आता है गर्त की गहराई। गर्त की गहराई जब सबडक्शन एंगल से होगा, इसमें क्या होगा, जब महासागर प्लेट आपस में करेगा तो हायर डेंसिटी, उसका घनत्व जो होगा बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण उसमें अवसाद का मात्रा वहां पर उस प्लेट की अपेक्षाकृत बहुत कम बना होगा, जिसके कारण उस गर्त जो होगा वो अवसाद से भरा नहीं होगा, जिसके कारण उसका सरफेस वो है वो गर्त थोड़ा सा भरा होगा, जिसके कारण वो जितना जनरली जो भी गर्त है उससे ज्यादा होगा। नहीं, अवसाद की मात्रा गर्त के संदर्भ में ना 0 लेवल पे गहराई को नापती है। चूंकि वो जो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं वो ऐसे नहीं होकर के ऐसे होता है प्लेट, तो अवसाद की मात्रा यहाँ पे होती है, वलन की क्रिया यहाँ से होती है। नहीं, ओशन है, ग्वाम आइलैंड है, ग्वाम द्वीप है, क्या उससे बना हुआ है। जो प्रविष्ठन का कोण है यदि वो हल्का हो तो गर्त की गहराई कम, ज्यादा हो तो गर्त की गहराई ज्यादा। तो जब ओशन टक्कर होता है तो प्रतिरोध की संभावना बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों आसानी से एक दूसरे को जाने नहीं देगा। तो ये जब बेंड करेगा तो ये भी पूरा बेंड करेगा, और बेंड करने के दौरान सबडक्शन एंगल जो होता है, जो प्रविष्ठन कोण होगा, वो ओशन कॉन्टिनेंट में, ओशन कोलिजन में ज्यादा बड़ा होगा, और इसीलिए गर्त की गहराई ज्यादा होती है। ज्यादा हो गया, समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है कि जैसे ओशन और कॉन्टिनेंट है तो ओशन कॉन्टिनेंट का प्रतिरोध अपेक्षाकृत काफी कम होगा, तो ओशन कॉन्टिनेंट को जैसे घुसेगा इसको चीर करके भी घुस सकता है वो, तो गर्त की गहराई अपेक्षाकृत कम होगी, जबकि ओशन में गर्त की गहराई बहुत ज्यादा होगी। अधिक अवसाद की मात्रा ओशन कोलिजन में नहीं होगी तो वलन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है, तो इसीलिए उसको हम वलित पर्वत नहीं कहते हैं, और जापान को हम चापीय द्वीप कहते हैं। है विवर्तनिक द्वीप, प्रक्रम सेम है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नेचर में डिफरेंस की वजह से उसको हम वलित पर्वत नहीं कहते हैं। क्लियर है? अब आता है ज्वालामुखी का। तो जो ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है ओशन के केस में, जहां पे निर्माण हो रहा है उसके ऊपर की ऊंचाई अपेक्षाकृत क्या होगी? कम होगी। तो जो मैग्मा बन रहा है उसको अपेक्षाकृत कम ऊंचाई तय करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से वो निकल सकता है। जबकि ओशन कॉन्टिनेंट के केस में थोड़ा ज्यादा ऊंचा होगा तो उसमें कम हो जाएगा, और कॉन्टिनेंट केस में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसमें मैग्मा को धरातल तक मैग्मा की क्रिया हर जगह होगी, लेकिन उसको धरातल तक पहुंच जो है समान रूप से मुश्किल होगी। और यही कारण है कि तीनों के केस में ज्वालामुखी की क्रिया में अंतर आता है। जैसे अगर शब्द आ जाए कि ज्वालामुखी क्रियाएं हिमालय में नहीं होती है, गलत। चूंकि गर्म पानी के झरने बहुत सारी जगह मिलते हैं, मणिकरण वर्ल्ड फेमस है गर्म पानी के झरने के लिए, और गर्म पानी का झरना ज्वालामुखी क्रियाओं का एक भाग है, राइट। तो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं लेकिन ज्वालामुखी चोटियां नहीं पाई जाती हैं, जबकि ज्वालामुखी चोटियां इंडीज पे भी है, रॉकी पे भी है, और जापान जैसे क्षेत्रों में भी, लेकिन वो हिमालय में नहीं है। उसकी व्याख्या यही होता है कि जो कोलिजन के प्रकार हैं वो इस बात का निर्धारण करते हैं। अभी आते हैं उसी पे। अब अगला टॉपिक वही है, भूकंप और ज्वालामुखी प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में किस प्रकार से प्लेट विवर्तनिकी और भूकंप और ज्वालामुखी एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहां तक हम लोग समझ गए? कोई दिक्कत नहीं लिखने में? जैसे एक प्रश्न आया था पिछले साल, शायद हाँ पिछले साल, लिखिए उसको। अधिकतर पर्वत तटीय क्षेत्र में ही क्यों पाए जाते हैं? व्याख्या करें।
कर सकते हैं हम लोग? लिख करके कभी कभी दिखाया भी करना तुम लोग, मौका मिले तो थोड़ा सा समय अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल करके। अब आते हैं ज्वालामुखी तथा भूकंप का वितरण। चापीय द्वीप कहते हैं। हाँ, उसमें क्या है, एक तो पहले उसका चाप क्या है, एक आकृति है। तो चाप क्यों बनता है? जब ओशन ओशन कोलिजन होता है तो जनरली अगर देखेंगे तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत में यहाँ कनकेव और कन्वेक्स बनेगा, राइट। क्योंकि पृथ्वी के, जैसे मान लो ये चीज यहाँ पे बन रहा है, स्पेशली जो उत्तर दक्षिण की दिशा में टक्कर हो रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसके मध्य में जो होगी गति थोड़ी ज्यादा होगी और उसके कारण वो पुष्ट हो जाता है, तो वो चापीय आकार बनता है। और चूंकि उसको एक द्वीप है इसलिए हम चापीय द्वीप कहते हैं। अब दिक्कत क्या है कि उसको हम वलित पर्वत कह नहीं सकते हैं, चूंकि वलन नहीं होता है, तो इसलिए वलित पर्वत नहीं। और उस पे ज्वालामुखी चाप भी इसलिए कहते हैं कि उस प्रकार के चापीय द्वीप में ज्वालामुखी चोटियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो जो ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है वो बहुत आसानी से अपेक्षाकृत आ जाएगा ऊपर में। तो कई सारे, जैसे उसमें देखेंगे जापान में भी बहुत सारे, जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अभी अफ्रीका के पास जो टेथिस सागर का बचा हुआ रूप है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी मिलेंगे, स्ट्रोम्बोली है, इटना है, फीगो है, बहुत सारे वहां पे मिल जाएंगे आपको ज्वालामुखी चोटियां वहां पे, चूंकि वो अभी सागर और ओशन कोलिजन का ही भाग है। जब ओशन पूरा टूटेगा तब अफ्रीका जाकर के टकराएगा उससे, और फिर उसके बाद अफ्रीका और यूरोप टकराएगा, भूमध्य सागर बीच से गायब हो जाएगा। यानी कि वो रेप्लिका है एक टेथिस सी के गायब होने का, समझ लीजिए आज की डेट में भी बचा हुआ भाग है। नहीं, एक भी नहीं होगा, विवर्तनिक होगा सब कुछ, लेकिन वलित पर्वत नहीं होगा। हाँ, वलित पर्वत या तो तटीय क्षेत्र में होगा या महाद्वीप के मध्य भाग में होगा। यानी कि वलित पर्वत का निर्माण ओशन कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से होगा। ओशन जो है वलित पर्वत का निर्माण नहीं कर। इसकी व्याख्या भी हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं करेगा। और कुछ बाकी है दिमाग में? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्वालामुखी और भूकंप का वितरण। अब जो बुक्स में दिया होगा पहले उसको देख लेते हैं, उसकी व्याख्या करते हुए हम प्लेवृत्ति। सबसे पहला होगा प्रशांत महासागर की आग्नेय पट्टी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। लिखिए उसको पहला। प्रशांत महासागर की आग्नेय पट्टी। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, तो पैसिफिक ओशन कहाँ पे है? ये है प्रशांत महासागर, उधर है प्रशांत महासागर। ग्लोब में देखेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा। अब प्रशांत महासागर में यदि हम देखें तो ये क्या है? अभिसरण क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा रॉकी और एंडी हो गया पर्वत, अभिसरण क्षेत्र हो गया। यहाँ से आ जाएंगे तो हम क्यूरिल द्वीप लेकर के, जापान शपान सारा लेकर के, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इस तरह से देखेंगे, मलेशिया वगैरह, ये सारा का सारा क्या है? अभिसरण क्षेत्र है। अभिसरण क्षेत्र का मतलब हुआ हाँ, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उनमें टक्कर भी हो रही है, टक्कर हो रही है तो सबडक्शन भी हो रहा है।
और सबडक्शन जब हो रहा है तो भूकंप की संभावना, भूकंप क्या है? चट्टानों के विस्थापन से जो ऊर्जा का निष्कासन होता है वो कंपन के रूप में चलता है, जिसको हम भूकंप कहते हैं, राइट। अब हम चट्टानों के विस्थापन की बात कर लें। प्लेट जब अंदर प्रविष्ट कर रहा है तो यहाँ पे कोई खाली जगह तो है नहीं, तो अंदर करते हुए क्या करेगा? चट्टानों को विस्थापित करते हुए ही जाएगा, अदरवाइज उसकी संभावना नहीं है। तो हर एक जैसे दबाव डाल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा जब टूटने लगा जर्क, तो हर एक एंट्री क्या करेगी? एक भूकंप का निर्माण करेगी। तो इस तरह से हर जैसे इसका मूवमेंट है तो ये भूकंप का एक सूचक है, जहां तक जाता जाएगा वो भूकंप का निर्माण करेगा। और यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं भी हो रही हैं, और ज्वालामुखी धरातल पे भी आ सकता है। तो ये पूरा जो है अभिसरण क्षेत्र होने के कारण, और चूंकि तटीय क्षेत्र है तो यहाँ पे लोगों की आबादी भी अपेक्षाकृत अधिक होगी। तटीय क्षेत्र में ज्यादातर आबादी घनी होती है, तो तटीय क्षेत्र में आबादी घनी होने के कारण ये एक महत्वपूर्ण प्रभावी क्षेत्र है और सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पे भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण देखने को मिलता है। क्लियर है? व्याख्या कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते हैं तो मुस्कुराइए मत, बोलिए। नहीं कर सकते हैं तो अब फिर से आते हैं करने के लिए। भूकंप क्या है? कि चट्टानों के विस्थापन, राइट। अब मान लो कि नीचे कोई भी जो प्लेट जा रहा है, तो प्लेट को खुद को जाने के लिए चट्टानों के विस्थापन के बगैर तो ये जा नहीं सकता है। जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो जैसे ही ये विस्थापित करेगा तो यही तो विस्थापन हो गया, क्या? ऊर्जा का निष्कासन होगा। ये दबाव डाल रहा है पत्थर पे और दबाव डाल रहा है, यहाँ पे सारे पत्थर हैं, और जब पत्थर पे दबाव डालते डालते एक समय आएगा कि वो टूट जाएगा। टूटते हुए वही जो हमने पढ़ा भी होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, राइट, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो उससे क्या होगा? कंपन निकलेगा। टूट रहा है तो कंपन निकलेगा, ऊर्जा निकलेगी। तो हर एक जर्क में क्या होगा? भूकंप आएगा। तो जो अभिसरण क्षेत्र होगा वो भूकंप की संभावना के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो अब भी मुस्कुरा दो एक बार जब समझ गए तो। नहीं समझने पे मुस्कुराना तो कोई अच्छी बात नहीं, नहीं समझने पे मुंह लटकाना चाहिए। समझ गए तो मुस्कुरा दो। अब ये क्या है कि भूकंप की संभावना है, चूंकि उसके नीचे प्लेटों के पिघलने से मैग्मा का निर्माण हो रहा है, तो उससे मैग्मा भी होगा और मैग्मेटिक एक्टिविटीज या मैग्मा संबंधित गतिविधियां भी क्या होंगी? ठीक ठाक होंगी। तो इसीलिए प्रशांत महासागर की आग्नेय पट्टी कहते हैं इसको, राइट। चूंकि जैसे अभिसरण क्षेत्र की पहचान क्या है धरातल पे? कि वहां पे पर्वतमाला होगा या चापीय द्वीप होगी, यही दो चीज है, राइट। यानी कि जहां पे भी नवीन मोड़दार पर्वत हैं या चापीय द्वीप की उपस्थिति है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अभिसरण हो रहा है, राइट। या जहां पे भूकंप की संभावना अधिक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अभिसरण। प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बना देगा कि निम्नलिखित में से कौन से बातें हैं जो अभिसरण को दर्शाती हैं या वैसे प्लेट को दर्शाती हैं जहां पे भूकंप जब बहुत डीप आता है तो उसको बेनी ऑफ जोन बोलते हैं, बेनी ऑफ क्षेत्र कहा जाता है उसको। ये किस खुशी में बदल गया? तो जब अर्थक्वेक डीप आता है तो उसको बेनी ऑफ क्षेत्र बोलते हैं। अब अगर हम बात करें यहीं पे, यहाँ पे बात नहीं करेंगे, दूसरा लिख लीजिए आप इसको पहले। दूसरा क्षेत्र जो है बुक्स में जो लिखा रहेगा वो है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र जो हिमालय के पूर्वी भाग से लेकर के, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र जो हिमालय के पूर्वी भाग से लेकर अरब प्रायद्वीप होते हुए यूरोप के अल्प्स पर्वत तक फैला हुआ है।
इसका ये क्यों नहीं आ रहा, क्लियर क्यों नहीं है बच्चे? इसको ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं। कोई भी जो तुम लोग अपना मैप है वो उसको भी खोल सकते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, मध्य महाद्वीपीय पट्टी, जो कहाँ से शुरू होती है, हिमालय से। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका आरंभ कहाँ से हो रहा है, ये पूरा हिमालय है। यहाँ पे इंडियन प्लेट देख रहे हैं हम लोग, हिमालय यहाँ से शुरू होता है पूरा, यहाँ जाके जो पामीर नॉट कहलाता है, उसके बाद कुल्लुन शैंटियन सुलेमान किरथार रेंज होते हुए, फिर इधर अफगानिस्तान ईरान से होते हुए, टर्की होते हुए, फिर ये यूरोप में जा कर के मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पट्टी या पेटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक अभिसरण क्षेत्र है। चूंकि सघन आबादी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे जब भूकंप या ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी तो वो मानव के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव डालेंगी। तो ऑब्वियसली ये भी दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया। कारण क्या है, सेम अभिसरण, राइट। तीसरा लिख लीजिए, पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी। पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी। पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी, यहाँ पे एक मालावी झील है, इससे लेते हुए ऐसे निकलते हुए फिर जा करके रेड सी होते हुए फिर डेड सी तक जाती है, इस तरह से। यानी कि मालावी झील से लेकर के मृत सागर तक जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी, ये किताबों में लिखा होगा, लेकिन टेक्निकली ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दुनिया की सबसे लंबी भ्रंश घाटी या बड़ी भ्रंश घाटी कहाँ होगी, मध्य सागरीय कटक में। ब्यूटीफुल, मध्य सागरीय कटक में होगी। लेकिन चूंकि महाद्वीपों पे ये है, तो अगर टेक्निकली ये आ गया कि दुनिया की सबसे लंबी या बड़ी भ्रंश घाटी कौन है, और अगर मध्य सागरीय कटक दिया हुआ है तो 100% आंसर वही होगा। और अगर नहीं दिया हुआ है तब ये, चूंकि धरातल पे अगर महाद्वीपीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये सबसे लंबी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी रिफ्टिंग हो रही है, वो जो भ्रंश घाटी का निर्माण है वो हो रहा है। और यहाँ से वैज्ञानिक अध्ययन करके ये मानते हैं कि अफ्रीका जो है 2 भाग में टूट रहा है, यानी कि ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, इस तरह से संचलन होगा इसका। तो ये 2 भाग में टूट रहा है। जो अभी भ्रंश घाटी पूरा दरार पूर्ण नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं अभी बना नहीं है और कहीं कहीं पे बन गया है। जहाँ पे पूरा बन गया वहाँ पे पानी का जमा हुआ तो झील बन गया, और जहाँ पे नहीं आया है तो अभी धरातल बना हुआ, लेकिन कुछ कुछ गर्मी वहाँ पे भी लग रही है, जिससे सीमांकन किया जा सकता है। तो जब भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है तो उस समय भी चट्टानों का विस्थापन होगा, उस समय भी ज्वालामुखी बाहर निकलेगी। तो ये भी एक क्षेत्र है, तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र, जो ज्वालामुखी और भूकंप की संभावनाओं को उजागर करता है।
सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होगा जो मिस कर गया, जो कोई किताब नहीं लिखता है? अगेन मध्य सागरीय कटक का क्षेत्र होगा, राइट। क्योंकि वहां पे ज्वालामुखी क्रिया क्या है? निरंतर है, कॉन्टिन्यूअस है। बाकी जगह पे कहीं पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। तो इस तरह से हम अगर उसको चौथा लिख लीजिए आप, मध्य सागरीय कटक का क्षेत्र। इसको किताबों में आमतौर पे इसलिए मेंशन नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पे आबादी नहीं है, तो प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। वो आएगा ही नहीं क्वेश्चन। जनरली जो प्रभाव वहाँ पे मध्य सागर में रहने कौन जाता है? नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा अगर बुरी हालत हुई, कुछ हुआ तो एक आध दो शिप डूब जाएगी। लेकिन जहाँ पे आबादी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रभाव भी ज़्यादा होगा। तो भ्रंश घाटी तो एक ही प्रकार की होती है ना, भ्रंशन की क्रिया या अपसरण, अपसरित सीमा एक ही प्रकार की होती है। अल्टीमेटली वो मध्य सागरीय कटक ही बनेगा। वो अफ्रीका महाद्वीप जो है दो भाग में बट रहा है। लैंड जो है उसके नीचे में हो रहा है, वो उसके ऊपर में लैंड है। हाँ, पेंजिया कैसे टूटा होगा? वैसे ही तो टूटा होगा पेंजिया। जैसे अमेरिका और आपकी बात को देखो, ये है मध्य सागरीय कटक। तो मध्य सागरीय कटक की आकृति देखो, एग्जैक्टली लगता है ना कि जैसे ये एक मुड़ रहा है वैसे ये भी मुड़ रहा है, बिल्कुल। तो यहीं ये जोड़ दो इसको, अफ्रीका को, तो यहीं पे मध्य सागरीय कटक का निर्माण होगा। तो शुरू में ऐसे रिफ्टिंग हुई होगी, बहुत धीरे धीरे हजारों साल के बाद जो है रिफ्ट पूरा हुआ होगा। फिर जैसे ही रिफ्ट करके पूरे कॉन्टिनेंट, जैसे इसी को पूरे कॉन्टिनेंट को तोड़ दिया, तो जो ऐसे तोड़ा तो लाल सागर से पानी क्या होगा? घुस जाएगा। ये तो एक नए ओशन का निर्माण होगा। यहाँ पे भी ये कट रहा है ऐसे, तो ये भाग जो है कॉन्टिनेंट का ये टूट जाएगा। अब ये इधर फेंका चला जाएगा, चूंकि ये इधर ज्यादा नहीं कर सकता है, चूंकि अफ्रीका बड़ा सा है, तो इधर नहीं करके इसको क्या करेगा? फेंका चला जाएगा। मान लो कि अफ्रीका भी इधर जाता तो कटक जो बनता, तो वो हल्का सा, फिर ओशन की चौड़ाई क्या होती? बढ़ती जाती और कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर होता जाता। इसी को विल्सन चक्र भी कहते हैं। क्या उसका मानना है कि पेंजिया जैसे निर्माण और फिर विघटन ये सदा से चलते आ रहे हैं। कि जैसे अभी अगर सपोज करो, अभी क्या है, मध्य सागरीय कटक में ये फैल रहा है, राइट। तो ये जब फैलने लगेगा तो ग्लोब पे देखोगे तो फिर से क्या हो जाएगा? एक बार सब कॉन्टिनेंट भविष्य में टकरा जाएगा और फिर से दूसरे पेंजिया का निर्माण कर देगा। क्लियर है? अब भूकंप पे अकेले आते हैं, उस पर कुछ बात करते हैं। अगर जैसे ये एक प्रश्न ये पूछा जाए कि जो अपसरित सीमाएं हैं, जो अपसरण का क्षेत्र है, वो ज्वालामुखी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है या भूकंप के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? ज्वालामुखी के लिए। और जो अभिसरण का क्षेत्र है वो भूकंप के लिए ज्यादा, ज्वालामुखी के लिए कम। क्लियर है हम लोग इन सब चीजों में? भूकंप के बारे में लिखिए। ये लिख चुके हम लोग क्या कि भूकंप की गहराई के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा जाता है। नहीं लिखे, कहीं भी पढ़िएगा तो पढ़ सकते थे आप लोग। इसका मतलब एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आए हैं आप लोग। कोशिश किया कीजिए थोड़ा मोड़ा पढ़ लें समय निकाल के। तो 3 प्रकार के होते हैं गहराई पे। 60 किलोमीटर से कम को हम छिछला या कम गहराई वाला बोलते हैं। 60 से 300 किलोमीटर को मध्यम गहराई वाला बोलते हैं। और 300 से ऊपर किलोमीटर को हम अधिक गहरा वाला बोलते हैं। अब सपोज कीजिए कि इसमें अगर एक प्रश्न पूछा जाए, जो पिछली बार मैं प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, हालांकि पिछले 2-3 साल से ज्योग्राफी क्वेश्चन ही रिलेटिवली कम पूछा है। मेंस में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, प्रीलिम्स में कम पूछ रहा है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार आप 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी से देख सकते हैं। यूपीएससी का ट्रेंड सबसे बड़ा है कि इसका कोई ट्रेंड नहीं होता है। अब अगर हम ये बात करें कि यदि किसी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष एक ही क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, 2 भूकंपों के बीच का अंतराल बड़ा हो तो भूकंप का परिमाण और तीव्रता ज्यादा होगी। ट्रू और फॉल्स? लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को कथन करके कि यदि 2 भूकंपों के बीच में अंतराल बढ़ता जाए तो परिमाण और तीव्रता अधिक होगी। 2 भूकंप एक ही क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं।
उसमें जोड़ दीजिएगा अगर कंफ्यूजन ना करना हो तो, किसी क्षेत्र विशेष में यदि दो भूकंपों के बीच का अंतराल बढ़ता जाए तो परिमाण और तीव्रता बढ़ती जाएगी या बढ़ जाएगी। हैं? फॉल्स है? कुछ ने सही बोला? हाँ, ट्रू होगा। तो फॉल्स वाले पहले एक्सप्लेन कीजिए, क्यों फॉल्स होगा? तीव्रता भी कम होगी। यही लॉजिक तुम्हारा भी है। कौन बोल रहे थे? हाँ हाँ हाँ, गुस्सा से तो नहीं लगा कि अगर हल्का हल्का निकलता रहता है तो जो आदमी बार बार गुस्सा होता है वो बहुत ज्यादा पीक पे नहीं पहुंच पाता है, और जो कभी कभी गुस्सा होता है वो पीक पे पहुंच जाता है। एक्चुअल में इसमें क्या होगा कि जब दो भूकंप का एक ही क्षेत्र में, अगर दो भूकंपों के बीच का, जैसे काठमांडू का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, कि दो भूकंपों के बीच में अंतराल ज्यादा हो तो इसका मतलब है आवश्यक बल, चट्टानों के विस्थापन के लिए आवश्यक बल ज्यादा हो। जैसे यहां पे अटका हुआ, मान ले ये जैसे ही हटाएगा तो अगर धीरे धीरे हटा दिया, मतलब हर 2 साल 4 साल 5 साल पे आ रहा है, इसका मतलब स्मूथली ये क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। लेकिन अगर अगले 50 साल 60 साल 100 साल तक ये नहीं आया कुछ, तो इसका मतलब इस बल लगाए, या तो बंद हो गया जाना, बल लगाए हुआ है और इतने बल की आवश्यकता है कि मतलब उसको 100 साल लग गया उसको अपने खिसकने के लिए, तो 100 साल में लगे बल की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उससे परिमाण ज्यादा हो जाएगा और तीव्रता भी ज्यादा हो जाएगी। नहीं समझे? फिर बनारस का पान लगता है खा के नहीं आया तो। ये ट्रू है। जो दो इसकी बात करें हम, दो एक ही क्षेत्र में, जैसे काठमांडू के बारे में, काठमांडू भूकंप से पहले वैज्ञानिक ये सोचने लगे थे कि शायद हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में, क्या है, क्यों डांट खाना चाहते हो इस उम्र में? मैं झुक के मिल रहा हूं तो कमजोर ना समझ। अगर मैं आप लोगों को मौका देता हूं बात करने का तो इसका ये मतलब नहीं कि अपनी सीमा पार कर जाइए आप। ठीक है, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, काठमांडू अर्थक्वेक के बारे में। तो काठमांडू अर्थक्वेक के आने से पहले वैज्ञानिक ये यहां तक मानने लगे थे कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में प्रविष्टन रुक गया है, लेकिन जब आया तो फिर से वो मिथ टूटा। चूंकि इतना लंबा गैप हो गया था तो लग रहा था कि, चूंकि भूकंप क्या है, एक सूचक है प्लेट के संचलन का। यदि भूकंप बंद हो गया इसका मतलब प्लेट संचलन शायद बंद हो गया, राइट? तो यदि प्लेट संचलन बंद हो गया तो भूकंप आना बंद हो जाएगा। तो किसी भी क्षेत्र में भूकंप आना प्लेटों के चलते रहने का, डायनामिज्म का एक क्या है, इंडिकेटर है, राइट? तो इतना लंबा गैप आ गया था कि यहां तक मानने लगे थे कि शायद पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में प्लेटों का संचलन अब रुक गया है। लेकिन जब काठमांडू का अर्थक्वेक आया तो काफी इंटेंसिटी का आया था, उसका मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी। यही वजह है कि जब वो समय ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब है कि चट्टानों को खिसकाने के लिए आवश्यक बल की मात्रा बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी वो खिसका पाएगा। और जितना साल ज्यादा लगेगा उतना एक्यूमुलेटेड फोर्स ज्यादा हो जाएगा और उसका परिमाण ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? यदि भूकंप केंद्र की गहराई ज्यादा हो, एक ही क्षेत्र की हम बात करें, तो परिमाण ज्यादा होगा। भूकंप केंद्र की गहराई यदि ज्यादा हो तो परिमाण ज्यादा होगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? परिमाण की। परिमाण, परिणाम नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं।
वो भी ज्यादा होगा। ओके, गहराई बढ़ने के साथ घनत्व में वृद्धि होगी। अधिक घनत्व वाले चट्टानों को खिसकाने के लिए आवश्यक बल की मात्रा, तो परिमाण ज्यादा, फिर कम होगा, जबरदस्ती। परिणाम, हम विध्वंस की बात नहीं कर रहे। विध्वंस के लिए तो पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत सारे कारक उसको डिटरमाइन करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि परिमाण क्या, मैग्नीट्यूड किस में ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा बल लगेगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। यदि घनत्व चट्टानों का ज्यादा होगा तो उसके खिसकाने के लिए आवश्यक बल की मात्रा भी, तो परिमाण भी। जब हम गहराई के साथ बढ़ते हैं तो घनत्व में यहां से पकड़ेगा। अगर यूपीएससी एक्चुअल में अगर पकड़ा जाएगा तो यहीं पे पकड़ेगा। और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सबको जोड़ करके आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन नहीं सोचा है तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं बस। तो यदि हम गहराई के साथ, क्या होता है कि हम देखते हैं गहराई, तो हम परिमाण की, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं, धरातल पे बात नहीं कर रहे हैं। और एक ही स्थान की अगर हम बात करेंगे तो तीव्रता भी ज्यादा होगी। ये ध्यान रखिए कि अगर गहराई बढ़ती गई तो परिमाण बढ़ेगा। तो गहराई में इतना अंतर नहीं है कि तीव्रता में अंतर कर दे वो, तो गहराई वहां पे फैक्टर, गहराई से ज्यादा बड़ा फैक्टर होगा परिमाण, मैग्नीट्यूड बड़ा फैक्टर है। तो अगर एक ही स्थान पे बात करें कि अगर अभी आया है और 5 साल बाद या 50 साल बाद ज्यादा आएगा, तो 50 साल बाद में प्लेट क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो उसका परिमाण ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी तीव्रता ज्यादा हो जाएगी। अगर सामान्य स्टेटमेंट है, कथन है तो। क्लियर है? अब आता है विवर्तनिक भूकंप की। जो भूकंप 3 प्रकार के होते हैं, अगर उसकी उत्पत्ति के आधार पर उसको बांटा जाए तो लिख लीजिए, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप और मानव जनित भूकंप। उत्पत्ति के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कौन सा कारक चट्टानों को खिसका रहा है। तो एक विवर्तनिक है, ज्वालामुखीय है और मानव जनित है। मानव कैसे जनरेट कर सकता है? परमाणु परीक्षण हो गया, और खनन से। खनन बहुत डीप चले जाए, खास करके जलाशय से। रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी होता है। जलाशय इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है हिंदी? नहीं, इंड्यूस में खोदना नहीं होगा। RIS बोलते हैं, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। मैं बुढ़ा हो गया हूँ। हाँ, प्रेरित की ही तरह का कोई शब्द है नहीं? हाँ, प्रेरित हो सकता है, मतलब शब्द इसी तरह का। जलाशय प्रेरित ज्वाला भूकंप, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जो कॉमन है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी है ही। अब तुम लोग खाओगे। हाँ, आता है तो पहले ही बोल दिया ना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। तो पहले तो देख लेते हैं। आप विवर्तनिक और ज्वालामुखी में अंतर पूछ सकता है, और प्रीलिम्स में भी उसके आधार पर पूछ सकता है, मेंस में भी वो चीज पूछ सकता है कि विवर्तनिक और ज्वालामुखीय भूकंप में 100 उदाहरण अंतर स्पष्ट करें। तो जब ये ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो हम कहां से लगाएंगे? सबसे पहला तो आएगा, हाँ, प्लेट टेक्टोनिक की सहायता से आएगा, लेकिन हम कौन कौन से बात पे डिफरेंस जनरेट करें? एक तो भूकंप केंद्र की गहराई, परिमाण की संभावना और परिमाण संबंधित तीव्रता की संभावना, उसके क्षेत्रीय विस्तार और विध्वंस कार्य। यही सब होगा कि इसमें किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, यही सब करेंगे। अगर भूकंप की गहराई की बात करें तो ज्वालामुखीय भूकंप आमतौर पे छिछला होगा, ट्रू और फॉल्स? छिछला का मतलब वही हो ना कि भूकंप केंद्र की गहराई
50-60 किलोमीटर से कम है। फॉल्स क्यों होगा? तीव्रता ज्यादा होगी। तीव्रता का सबसे बड़ा कारक क्या है? हाँ, मैग्नीट्यूड। तो कैसे कह सकते हैं अगर भूकंप के अंदर कम है तो उसके लिए सबसे बड़ा है कि भूकंप के अंदर अगर दोनों भूकंपों की मैग्नीट्यूड बराबर है तो कम केंद्र वाला, कम गहराई वाला केंद्र जो है ज्यादा तीव्रता लाएगा। ये सही है, लेकिन कम गहराई, जो गहराई वो बड़ा फैक्टर नहीं है ना, वो सब तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। सबसे बड़ा फैक्टर अगर हम परसेंटेज में देखें तो 70% जो तीव्रता का निर्धारण करेगा वो मैग्नीट्यूड करेगा, 25 से 30% बाकी चीज करेगा। तो सबसे पहला शब्द आना चाहिए मैग्नीट्यूड। तो कोई जरूरी नहीं कि भूकंप ज्वालामुखी जो है ज्यादा तीव्रता उत्पन्न करेगा। सबसे पहले हम गहराई की बात करते हैं, भूकंप केंद्र की गहराई। ज्वालामुखी भूकंप सामान्य तौर पे कम गहराई वाला होगा। दूसरा है कि ज्वालामुखी भूकंप बल के साथ साथ तापमान का भी उपयोग करता है चट्टानों के विस्थापन में। जो इसके परिमाण को काफी कम कर देता है। तापमान का भी, चट्टानों के खिसकाने के लिए बल के साथ साथ तापमान का भी उपयोग करता है चट्टानों को खिसकाने के लिए। परिमाण को कम कर देगा। जब परिमाण की हम बात कर रहे हैं ना, तीव्रता तो उसका प्रभाव है, तो जब परिमाण कम होगा तो ऑब्वियसली तीव्रता भी कम होगी। जैसे सपोज करो कि अब इस वाला पेन को हम तोड़ना चाह रहे हैं, एक है कि बलपूर्वक तोड़ें, एक होता है इसमें से आग लगा दें, थोड़ा धीरे धीरे आग से हटा दें। तो किस में आवाज ज्यादा आएगी? बलपूर्वक। आवाज क्या है? ऊर्जा है। उसी प्रकार से जब बलपूर्वक प्लेट जब अंदर जाएगा तो वो बलपूर्वक क्या करेगा? हटाएगा वहां से। तो बलपूर्वक जब हटाएगा तो उससे परिमाण मैग्नीट्यूड जो होगा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब जब मैग्मा जा रहा है तो इसका तापमान बहुत ज्यादा है, तो अपने वाले ऊपर के क्षेत्र जिससे भी संपर्क में आएगा उसका तापमान बढ़ा दिया, हल्का हो गया, तो उसको फिर ठोका, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर वैसे करके तो तापमान का प्रयोग करते हुए ये चट्टानों को अपने स्थान से खिसकाता है, जिसके कारण इसका परिमाण और ऑब्वियसली तीव्रता दोनों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार किसमें ज्यादा ये होगा? परिमाण ज्यादा होगा। केंद्रीय में ज्यादा, चूंकि बल ज्यादा है केंद्रीय में। इनफैक्ट दरारी उद्गार में संभावना ही कम होती है भूकंप की। चट्टानों के खिसकने से संभावना हो सकती है कि ऊपर का चट्टान जब विध्वंस कर रहा हो या भ्रंशन हो रही क्रिया हो रही हो तब थोड़ी संभावना है, वरना नॉर्मली भूकंप नहीं आता है दरारी उद्गार में। जबकि केंद्रीय उद्गार में पृथ्वी के धरातल के आसपास जब वो आ जाता है तो वहां पे विस्फोट के द्वारा जो निकालता है चट्टानों को, उसमें भूकंप की संभावना हो जाती है। क्षेत्रीय विस्तार क्या होगा? विवर्तनिक जो होगा वो ज्यादा होगा, क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा, परिमाण भी ज्यादा होगा, तीव्रता भी ज्यादा होगी, विध्वंस की संभावना भी ज्यादा होगी। विध्वंस की संभावना बहुत सारे बातों से ज्यादा होगी, के कारण ज्यादा होगी। पहला तो यह है कि ज्वालामुखी क्षेत्र, जैसे मान लो भूकंप आया तो उसका क्या रहता है? शैलो रहता है, फोकाई, तो उसका केंद्र जो है बहुत ज्यादा विवर्तन बड़ा नहीं बनाएगा। और ज्वालामुखी जहां पे निकल रहा है तो वहां आसपास आबादी अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है, तो विध्वंस कम होगा। जबकि अधिकतर प्लेट विवर्तनिकी क्षेत्र जहां पे स्पेशली अभिसरण क्षेत्र में आबादी क्या है? बहुत ज्यादा है, तो वहां पे और उसका क्षेत्रीय विस्तार बहुत ज्यादा होता है। कई बार देखा होगा कश्मीर में केंद्र है और दिल्ली तक उसको हिला देता है, ऐसा ज्वालामुखी में संभव नहीं है। और केंद्र जितना गहरा होता जाएगा उसका क्षेत्रीय विस्तार उतना बड़ा होता जाएगा। क्लियर है यहां तक?
महाद्वीप का भी तरफ है, महाद्वीप के नीचे एक तरफ जिसमें महासागर और महाद्वीप के बगल किनारे वाला ज्यादा तो नहीं करेगा, महासागर महाद्वीप वाला। चलिए, एक प्रश्न आया, अच्छा है प्रश्न, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अब ये है कि महासागर महासागर के टक्कर में और महासागर महाद्वीप के टक्कर में परिमाण की ज्यादा होने की संभावना किसमें है? महासागर और क्यों? महासागर महासागर में क्यों? ये तो सब पता है, महासागर महासागर नहीं होगा, क्यों? महासागर तटीय है और तटीय तटीय में जो आपस में होता है उस दोनों में ज्यादा महासागर या तटीय? तटीय तटीय मतलब क्या हो? महाद्वीप के अंदर दो प्लेट अच्छा, दो महाद्वीप और मतलब ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। चलिए यही बताइए किसमें ज्यादा होगा? उसमें महासागर में क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि सर उसका जो डेंसिटी होगा ना काफी ज्यादा हाई होगा, किसका डेंसिटी? उसके लिए प्लेट का जो चट्टान होगा जो बना होगा जिसमें, क्योंकि दो आपस में वो तर्क सही नहीं है। देखो, हम जब प्लेट की डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो प्लेट तो इतना बड़ा हुआ ना, तो ये जब प्लेट अंदर चला गया, जो सबडक्शन हो रहा है, तो सबडक्शन जब स्थल मंडल को पार कर गया, चाहे वो महाद्वीप में पार करे, महासागर में पार करे या कहीं भी पार करे, तो वो तो बराबर स्थिति हो गई ना, डेंसिटी यहाँ पे बराबर हो गई हर की। अब मान लो कि महासागर महासागर टक्कर हो रहा है, तो शुरुआत में थोड़ा मोड़ा जो रेसिस्टेंस हो, जैसे ही ये सब दुर्बल मंडल में घुसा, जैसे ही महासागर और इसके कॉन्टिनेंट की हो रही है, तो जैसे दुर्बल मंडल में घुसा, तो जो भी दुर्बल मंडल में घुसा तो उसके उसमें चट्टानों की डेंसिटी तो बराबर होगी। लेकिन सर दोनों का चट्टान है और रिलेटिवली तो इसका चट्टान है, मतलब महाद्वीप का चट्टान महासागर से काफी कमजोर होगा, वो तो इजीली क्या कहते हैं आराम से जो है क्या कहते हैं चलो प्रविष्ट कर गया, माँ उससे बात करके दुर्बल मंडल चला गया, दुर्बल मंडल में जाने के बाद जैसे तो ये 100 किलोमीटर तो जैसे ही मुड़ेगा दुर्बल मंडल में पहुंच जाएगा नहीं जी, जैसे ही मुड़ेगा ये दुर्बल मंडल में पहुंच जाएगा। हाँ, तो मुड़ने से पहले टकराया तो भी तो सागर में हो सकता है जो, तो बहुत छोटा नहीं, हम जिनविन बात कर रहे हैं कि उसमें महासागर महासागर की टक्कर में जो तीव्रता होगी वो अधिक होगी। कारण बताओ अब तुम लोग, पढ़ चुके हैं हम लोग, तो तीव्रता तो नहीं कह सकते, परिमाण कह सकते हैं, ज्यादा होगी। प्लेट जब खड़ा चलेगा, सपोज करो एक ऐसे दिशा में चल रहा है और एक ऐसे दिशा में चल रहा है, किसमें परिमाण ज्यादा होगा? ऐसे या ऐसे? जितना खड़ा होगा उतना उसको मुश्किल होगा अपना रास्ता बनाना, और जितना तिरछा होगा अपेक्षाकृत उतना कम मुश्किल होगा रास्ता बनाना। तो जब सबडक्शन एंगल बड़ा होगा तो तीव्रता की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। खड़े पत्थर को तोड़ना, अब सोचो, या तिरछा, चूंकि ये कॉम्पैक्टेड एरिया है, ऐसा नहीं कोई खाली जगह है, राइट, तो कॉम्पैक्टेड एरिया है। जैसे सपोज कीजिए कि यही इसी पत्थर की हम बात करें, तो इसको खड़े तोड़ना और तिरछा करके तोड़ना, दोनों में अंतर हो जाएगा। तिरछा करके इसको अगर पत्थर को तोड़ेंगे, यानी कि पूरे, हम जब कॉम्पैक्ट एरिया की बात कर रहे हैं तो रिलेटिवली आसान है, खड़े तोड़ने के लिए रिलेटिवली मुश्किल है। तो जितना ज्यादा मुश्किल होगा आवश्यक बल की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, परिमाण उतना ही ज्यादा। अब आते हैं ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। तो ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, गहराई किस में प्लेट की ज्यादा होगी? सबडक्शन के एंगल शार्प कितना ज्यादा होगा? ओशन कॉन्टिनेंट में। ओशन कॉन्टिनेंट में बनिस्बत कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की एंगल शार्प ज्यादा होगा। तो उसमें जब गहराई ज्यादा होगी तो तीव्रता, जैसे अभी तक जो सबसे ज्यादा तीव्रता वाला मापा गया है वो चिली में मापा गया, लगभग 9 पॉइंट समथिंग है। और ओशंस में वैसा नापा गया है, जो सुनामी आई थी वो भी लगभग बराबर था, 9.3 9.4 के आसपास, जो 2004 वाली सुनामी आई थी। ठीक है, हाँ, और ओशन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के मुकाबले ओशन कॉन्टिनेंट में ज्यादा परिमाण होगा। बाकी स्थिति यदि समान है तो, या एक जनरल स्टेटमेंट हो तो वो सही है।
काफ़ी है। हम लोग कल से क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे और कोशिश कीजिएगा थोड़ा समय निकाल करके, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ के आइएगा। हाँ, जो जलवायु विज्ञान का जो शुरुआत है, तापमान, वायुदाब, वायु संचलन, यही सब होगा, आर्द्रता, वर्षण। कौन और पढ़ना है क्या? एक वो अगर मिलेगा ना तो वो पानी वानी वाला, जैसे नदियां उदियां वाला, वो हम इंडियन ज्योग्राफी के साथ करते हैं कि जब इंडिया में नदियां पढ़ेंगे तो उसके साथ ही वो पढ़ लेते हैं वर्ल्ड का भी। अफ्रीका निकालते हैं। हाँ, थोड़ा सा कर लेते हैं। किसी से टाइम फिक्स तो नहीं है, मतलब अभी निकलना उकलना तो नहीं है किसी को? कहाँ से कर रहे थे? अफ्रीका कर रहे थे ना हम लोग। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एरित्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। अच्छा, वहीं तक किए थे हम लोग। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, जिबूती, एरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। चलिए वापस चलते हैं। किधर से चलें, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? साउथ अफ्रीका से लेके चलते हैं। चलिए कंट्रीज देखिए। हाय, खैरियत? नहीं लाए? पहली क्लास तो नहीं है ना? अच्छा, इधर आके बैठ जाओ। तुम लोग लड़ाई तो नहीं की आपस में? हाँ, देख लो। साउथ अफ्रीका के ऊपर चलते हैं, लेफ्ट साइड से तटीय क्षेत्र में अंगोला, नामीबिया, हाँ नामीबिया, अंगोला, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देख सकते हैं। डीआरसी का छोटा सा होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर कॉन्गो, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया। अगला पड़ाव हमारा नाइजीरिया है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ अफ्रीका। सेकंड इथियोपिया है और थर्ड जायर है। कोई जायर मतलब डीआरसी, उसका पुराना नाम जायर था। सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। सेकंड वही डीआरसी है, फिर सेकंड लार्जेस्ट डीआरसी है। उत्पादक नहीं, निर्यातक है। चूंकि आमतौर पे वहां पीते नहीं है लोग, छुपा छुपा के पीते हैं बस। अल्जीरिया, मोरक्को, ये सब मुस्लिम कंट्रीज है सारी की सारी, जो नॉर्दर्न इसमें कंट्रीज में। ट्यूनीशिया बस नहीं, लीबिया तो अरब के वर्ल्ड में आ जाता है। वहां अरबिक बोली जाती है। सूडान में, नॉर्दर्न सूडान। हाँ, नामीबिया में एक सबसे ज़्यादा पिक्यूलियर वहाँ चीज़ है, एक जनजाति ट्राइब्स पाया जाता है जिसका नाम है हॉटेंटोस। नाइजीरिया और अंगोला में उसको हेड हंटर्स भी कहा जाता है। वो लोग क्या करता है कि सर को इंसान के काट के, अपने दुश्मनों के सर के काट के उसका माला बनाता है और माला अपने घर के सामने लटकाता है। जिसका जितना बड़ा माला है वो उतना बड़ा दबंग है।
इथोपिया नहीं, DRC को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को। बिल्कुल नहीं जाता होगा, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी। जैसे कीनिया का बहुत फेमस मसाई ट्राइब, पेस्टोरल, जो खून पीते हैं, हाँ, जानवरों का इंजेक्शन से खून निकाल के खून पीता है वो लोग। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। मसाई, अच्छा 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 अच्छा, शाबाश। ये है डाइवर्सिटी, ये है विविधता। नायर के बारे में बताया होगा ना, नायर जो ये है जनजाति जो है केरला में। हाँ, एक पोड़ा है, टोडा, टोडा जनजाति है जो नीलगिरी में रहती है ना, बहुत यूनिक है वो। उसके बारे में बताया था। टोडा जनजाति की जो पांडवास की स्टोरी पढ़ते हो ना, वो आज कोई भी एक ट्राइब में या कहीं भी अगर वो प्रैक्टिस की जाती है तो टोडा में ही की जाती है। 5 भाई 6 भाई जितने भाई होंगे, बीवी एक ही होगी उन लोग। लंबे लंबे होते हैं काफ़ी। साउथ इंडिया में रहते हुए भी वो टिपिकल आर्यन रेस के दिखते हैं, वाइट होते हैं कलर के, और जनजाति है। पेस्टोरलिस्ट होते हैं जो जानवरों को पालने वाले होते हैं, और उसका वो लंबे होते हैं, लेकिन उसके घर की जो गेट होता है वो बहुत छोटा होता है और बहुत झुक के जाते हैं वो, मतलब इस तरह के जैसे होते हैं। बहुत यूनिक है, कभी अगर जाओगे घूमने के लिए तो जनरली वो सब इनहेबिटेड एरिया है, लेकिन दोस्त वोस्त बन जाते हैं फॉरेस्ट टूरिस्ट वाले, तो आराम से वो देखने जाते हैं। तो मतलब एक से एक दुनिया में यूनिक चीज़ है। जब दुनिया को जानोगे ना तो लगेगा कुछ भी नहीं, हम लोग बहुत मायोपिक है। वर्ल्ड व्यू अगर देखेंगे तो कितना, कौन नहीं जुड़ा हुआ? हाँ, जनरली नहीं होते हैं, ट्राइब्स नहीं होते हैं ना जनरल वर्ल्ड से, या जनरल वर्ल्ड उनसे जुड़ा हुआ नहीं होता है। हम तो उस तरह से देखते हैं। आज फिर आपसे, जैसे बहुत ज्यादा मानव जब विकसित हो जाता है तो फिर से वो ट्राइबल बन जाता है। कितना दम है स्टेटमेंट, फिर से वो ट्राइबल बन जाता है। जब अब अमेरिका को देखिए, नंगा वस्त्र ज्यादा है, जैसे प्राकृतिक रूप में रहते हैं आमतौर पे, उसकी इकोनॉमी क्या होगी? आप बात कर रहे हैं इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट का डिप्लेशन नहीं करना, पेड़ पौधे लगाओ। वो लोग बेचारा जिंदगी भर पेड़ पौधे के ही चक्कर में, जो प्राकृतिक जो ये होती है, आप भी, वो भी रिलीजन कुछ उस तरह से बिलीव नहीं करता, ये भी नहीं करता है। एक एक्सट्रीम पे जाके कोई रिलीजन बिलीव नहीं करता है उस तरह से, ठीक है, वो भी मानवता की बात करता है। तो वहाँ पे ट्राइबल, और उसको अगर एक्सट्रीम्स में देखें तो ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ट्राइबल है। जो बीच में गुजरने का दौर है ना, उसी में शेकिंग होती है, जिसको बोलते हैं टेक ऑफ स्टेज। रास्तव एक बंदा था, वो टेक ऑफ स्टेज मतलब जो उड़ने के दौरान, जैसे जहाज जब रनवे पे चलती है तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, जो ये बीच से लेकर के ये वाला पार्ट तक चलती है, फिर इसमें जाना कोई दिक्कत नहीं, तो इसको टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं। तो जो टेक ऑफ स्टेज होता है ना मानव का, चाहे सोसाइटी की बात कर लीजिए या इंडिविजुअल की बात कीजिए या कंट्री की बात कर लीजिए, वो बड़ा दिक्कत वाला होता है। जैसे आज की डेट में अगर देखिए तो बहुत अपर लोग जो हैं हाईएस्ट एक्सेलेंस में, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सोसाइटी वोसाइटी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत नीचे लेवल पर देखें तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच वाले सारी मॉरलिटी एथिक्स वगैरह को लेके, जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, तो मिडिल क्लास सारे इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। न उनको फिक्र है कि दुनिया क्या कहेगी, न इनको फिक्र है कि दुनिया क्या कहेगी, तो बीच वाले लेके इसी को टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं। तो ट्राइबलिज्म क्या है? बेसिक्स है हमारे यहाँ से, अगर ह्यूमंस की बात करें तो आपकी शुरुआत ही वैसी हुई है और अंत भी। तो वर्ल्ड इज ए फुल सर्कल, घूम के फिर वहीं आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में से कई सारे देखोगे, इंग्लैंड में मैच हो रहा है तो लड़कियां कपड़े उतार करके पहुंच जाती हैं फील्ड में, कई बार, मतलब वर्ल्ड, इवन क्रिकेट में भी हो जाता है। अपने यहाँ अगर ऐसा हो जाए तो सोच लीजिए उसको, मतलब हाँ, चॉपिंग हो जाएगा। वहां पे उसको पुलिस प्रोटेक्शन करती है, उसको टच भी नहीं करती है, लेके जाती है, ढक करके उसको लेके जाती है और वहां पे फिर जाके छोड़ देती है। वो सिंपल बोलेगी नहीं, आई जस्ट वांटेड टू शो माई सेल्फ टू दी, क्योंकि उसका खेल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब कोई बात नहीं भाई, आपका चॉइस आया, किए, आपको चले गए। ये मध्य भाग में जो होगा, भारत उरत में होगा, तो फिर मतलब चुरा चुरा को वीडियो मिला हो बोला जो था, चूंकि फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हम लोग, तो इसलिए ऐसा होता है। चलिए शुरू करते हैं साउथ अफ्रीका से, फिर से बात कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, DRC,
कॉन्गो, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया। नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, कॉन्गो, DRC, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, DRC, कॉन्गो, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया। नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, कॉन्गो, DRC, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, DRC, कॉन्गो, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया। नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, कॉन्गो, DRC, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, DRC, कॉन्गो, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया। नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, कॉन्गो, DRC, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, DRC, कॉन्गो, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया। नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, कॉन्गो, DRC, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, DRC, कॉन्गो, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया। वापस गेबॉन, अंगोला, नामीबिया, वापस गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, नाइजीरिया। वापस गेबॉन, DRC, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। वापस चलते हैं मोरक्को से। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एरित्रिया, जिबूती, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, DRC, कॉन्गो, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया। नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, कॉन्गो, DRC, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, जिबूती, एरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। एक बार लास्ट। लीबिया, जिबूती, नामीबिया, DRC, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून। वापिस एक बार। इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, कॉन्गो, DRC, नामीबिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, जिबूती, एरित्रिया, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। ख़त्म ही कर देते हैं इधर वाला, बाकी जो बचा हुआ है। दिक्कत है ना इसमें? 5 मिनट लगेगा। चलो कल करते हैं इसको, ठीक है? थैंक यू एंड टेक केयर।